हेलो व्यूवर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं निर्धनता के बारे में, जिसे हम आम लैंग्वेज में गरीबी कहते हैं। देश में हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। मतलब अगर हम 4 लोगों को चूज़ करें तो उसमें से एक निर्धन है। देश की अगर जनता को 4 लोगों में डिवाइड कर दें तो एक हिस्सा निर्धन है, मतलब बहुत बड़ा हिस्सा। साल 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन यानी कि 27 करोड़ लोग निर्धनता में पाए गए थे। वो लोग निर्धन हैं। और अभी जब आपको ये पता लगेगा ना कि किन लोगों को भारत में निर्धन माना जाता है और उसमें से 27 करोड़ लोग निर्धन हैं, तो आपको शौक लग जाएगा। विश्व भर में सबसे अधिक निर्धन भारत में ही है क्या? 27 करोड़ मायने रखते हैं। हमारे हिसाब से तो हम सभी निर्धन होते हैं, क्योंकि कोई भी हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे अरे गरीब ही हैं भाई। और कोई उधार मांग लेता है तो बिल्कुल ही फटेहाल हो जाते हैं, बिल्कुल ही गरीब हो जाते हैं। सरकार के हिसाब से भी ऐसा ही है क्या? इस हिसाब से तो पूरी दुनिया ही निर्धन हो जाएगी। नहीं, सरकार के हिसाब से निर्धनता का मतलब अलग होता है। सरकार के हिसाब से मतलब होता है भूखमरी, सर पर छत का ना होना यानी कि अपना घर ना होना, और एक ऐसी स्थिति जब आपके बच्चे बीमार हैं तो आप इलाज नहीं करा सकते, खुद बीमार हैं, पैसा नहीं है, भूख है पर खाना नहीं है, ठीक है, सोना है, आराम करना है पर घर नहीं है, ज़िंदगी जीने के लिए कुछ नहीं है, और तो और काम भी करना चाहते हैं तो काम भी नहीं मिल रहा है। तो सीधे सीधे तौर पे कहें, ना पीने के लिए स्वच्छ पानी है, ना साफ़ सफाई है, सुविधाएं भी नहीं है, हर चीज़ का अभाव ही अभाव है। मतलब ख़त्म ही ख़त्म है हर चीज़। उसे कहते हैं सरकार की नज़र में निर्धनता। अब आप सोचिए, ऐसी स्थिति में वाकई में हमारे देश में 27 करोड़ लोग रह रहे हैं। हाँ भाई हाँ, रह रहे हैं। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ चाहे खेती हो, चाहे कारखाना, चाहे सरकारी कार्यालय हो, चाहे प्राइवेट हो, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, लगभग सभी जगहों पर गलत व्यवहार होता है, क्योंकि उनके साथ हमेशा बेचारों को लाइन में पीछे ही लगाया जाता है। मतलब जैसे कि मालदार आपको बहुत कुछ देने वाला है, नहीं, गरीब के साथ हर जगह गलत व्यवहार ही किया जाता है। जाहिर सी बात है, आप खुद बताइए, निर्धनता में कोई रहना चाहेगा? नहीं रहना चाहता भाई। लेकिन निर्धनता से निकलना तो सभी चाहते हैं, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिलता। ना उनके पास कपड़े हैं, ना पानी है, ना घर है। हर चीज़ के लिए वो दूसरों पर आश्रित हैं, यानी कि दूसरों पर दूसरों पर निर्भर हैं। महात्मा गांधी भी हमेशा इस बात पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थ में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। मतलब ये जो हम व्यवहार करते हैं ना गरीबों के साथ, बदतमीज़ों वाला, जब ये व्यवहार ख़त्म हो जाएगा ना असली मायनों में, तो तभी देश आज़ाद होगा। क्योंकि व्यवहार ख़त्म तो उन लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा तो वो लोग भी निर्धनता से बाहर निकल आएंगे, लेकिन मौका ही नहीं देना चाहते। खैर, अब हम आते हैं निर्धनता रेखा पर, कि सरकार के हिसाब से निर्धनता रेखा कैसे लगाई जाती है। मतलब जो अपनी मूल आवश्यकताओं को भी पूरा ना कर पाए। अब मूल आवश्यकताएं क्या हैं? मूल आवश्यकताएं हर देश की अलग अलग होती हैं। जैसे कि हम उदाहरण के लिए पहले उदाहरण ले लेते हैं। अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है, यानी कि गरीब माना जाता है जिसके पास कार नहीं है। अगर किसी के पास 2 व्हीलर है तो उसको गरीब माना जाता है। जबकि भारत में अगर किसी के पास कार है तो कार को विलासिता की वस्तु माना जाता है। विलासिता यानी कि आराम की चीज़। अगर है तो आराम है, नहीं है तो गरीब थोड़ी है। हमारे यहाँ तो यही माना जाता है ना कि कार ले ली, अरे उसके पास आराम वाली एक चीज़ आ गई। सोफ़ा, कार, ये सब विलासिता की चीज़ें होती हैं। मतलब है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, 2 व्हीलर से भी काम चल जाएगा। तो यानी कि हर जगह पर मूल आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। अब भारत में मूल आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा, मकान और पढ़ाई। अगर ये 4 चीज़ें अवेलेबल हैं अच्छी खासी, ठीक ठाक, मतलब पढ़ाने के लिए पैसा है, रहने के लिए घर है, चाहे किराए का ही है लेकिन आप रेंट भर रहे हैं ना, ठीक है, कपड़े खरीद सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, तो आप गरीब नहीं हैं। अब सुनिए गरीब कौन है। अब हम भारत में देखें तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 2400, पहले हम पैसों से लगाते हैं। 2011 और 12 की रिपोर्ट के अनुसार निर्धन उसे ही माना जाएगा अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए, मतलब कि गांव में 816 रुपये पर मंथ जो कमाता है, और शहर में 1000 रुपये पर मंथ जो कमाता है। इसके नीचे जो भी कमाता है वो निर्धन है, और इसके ऊपर जो भी कमाता है वो क्या है? वो निर्धन नहीं है। 816 रुपये और 1000 रुपये में होता क्या है? अब आप सोचिए, ये 816 और 1000 रुपये वाले व्यक्ति 27 करोड़ हैं हमारे देश में। वाकई
अब देखो ये जो 816 और 1000 रुपये ये सरकार तय कैसे करती है, 2000 रुपये क्यों नहीं, या फिर 200-400 रुपये क्यों नहीं, 816 और 1000 ही क्यों, और गांव में कम और शहर में ज़्यादा क्यों। तो देखो गांव में जो कीमत है वस्तुओं की वो कम होती है और शहर में कीमत थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसलिए गांव के 816 रुपये शहर के 1000 रुपये के बराबर हैं अगर सामान खरीदा जाएगा। इसलिए ये जो कीमत है ये लगाई जाती है कैलोरी वाइज। भारत में मतलब जो हम डेली में खाते पीते हैं उससे हमें कैलोरी मिलती है, तो लड़कियों में अलग कैलोरी की ज़रूरत होती है और लड़कों में अलग, प्लस गांव वालों में अलग और शहर वालों में अलग, क्योंकि गांव के लोग थोड़ी मेहनत ज़्यादा करते हैं और शहर के लोगों के जो काम होते हैं उसमें मेहनत थोड़ी कम होती है। जानबूझ के कम नहीं करते, ठीक है, नल्ले वल्ले मत कहने लग जाना शहर वालों को। मतलब उनके काम ही ऐसे होते हैं कि उनको मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ती है। शहर में खेतीबाड़ी का काम ज़्यादा होता है तो उधर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक व्यक्ति को 2400 कैलोरी मिलनी ज़रूरी है और शहरी क्षेत्रों में 2100, क्योंकि यहाँ थोड़ा काम मतलब मेहनत थोड़ी कम होती है। तो ये जो 2400 कैलोरी अब सरकार लगा लेती है कि 2400 कैलोरी दाल चावल से आएगी, तो वो सबसे जो लोकल किस्म का चावल होता है वो 2 रुपये 3 रुपये किलो वाला चावल, उसके रेट और दाल के रेट, ठीक है, नमक के रेट, बस सिंपल जीने लायक खाना, उन सब के रेट लगा के कैलकुलेट करके सरकार बता देती है कि एक व्यक्ति के 816 रुपये हो गए। ठीक है, एक व्यक्ति को 816 रुपये गाँव में और 1000 रुपये शहर में मिल रहे हैं, तो वो निर्धन नहीं है। निर्धनता रेखा पर हर 5 साल में प्रतिदर्श सर्वेक्षण किया जाता है। प्रतिदर्श सर्वेक्षण होता है मतलब कुछ एक लोगों को ले लेते हैं, उसमें से देख लेते हैं कितने लोग निर्धन हैं, उसी हिसाब से पता लगा लेते हैं कि पूरे देश में कितने होंगे। एक एक को उठा के तो नहीं देखेंगे इतने करोड़ लोग हैं, नहीं तो सर्वेक्षण करने में ही पूरा 10-10 साल सर्वेक्षण में ही निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सर्वेक्षण है वो कौन कराता है, वो कराता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल सैंपल सर्व ऑर्गेनाइजेशन, NNSO। ये काम इसके द्वारा कराया जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसके कारण क्या हैं, निर्धनता के कारण क्या हैं आखिर गरीबी के। सबसे पहला कारण है औपनिवेशिक काल, मतलब वो जो अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया था उसमें वो इतना कुछ लूट के ले गए, इतना कुछ ले गए कि अभी तक संभल ही नहीं पाए हैं लोग। सब कुछ लूट के ले गए थे। जब देश आज़ाद हुआ तो सुई से लेकर कार तक सब देश में बनानी पड़ी, सब कुछ बाहर से ही आयात होता था, यहाँ तक कि गेहूँ चावल भी बाहर से ही आयात होता था, कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने। तो औपनिवेशिक काल सबसे पहला कारण है। दूसरा कारण है 1980 के दशक तक विकास की धीमी दर। 1900 देश के आज़ाद होने के बाद 1947 से और 1980 तक विकास की बहुत ही धीमी दर चली है हमारे। फिर तीसरा, जनसंख्या में उच्च वृद्धि, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। चौथा, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण, दोनों मोर्चों पर हमारी जो सरकार है वो असफल हुई है और इससे एक चक्र सा बन गया है। मतलब इधर जनसंख्या बढ़ती है, सरकार नई नीतियाँ बनाती है तो वो फेल हो जाती हैं नीतियाँ, क्योंकि जनसंख्या फिर बढ़ जाती है, फिर सरकार नई नीतियाँ बनाती है, फिर जनसंख्या बढ़ जाती है। बस ये चक्र चलता ही जा रहा है और गरीबी में फंसे हुए हैं। इसके बाद हम आते हैं उपाय पर। उपाय क्या है? 2005 में उपाय बहुत सारे हो चुके हैं अभी तक, लेकिन वो इसीलिए नहीं काम कर पाते क्योंकि जनसंख्या वृद्धि एंड बहुत सारी चीज़ें। 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार अधिनियम, जिसे हम मनरेगा कहते हैं, इसमें हर किसी को साल में 100 दिन रोज़गार की गारंटी मिलती है। कम से कम 100 दिन आपको रोज़गार सरकार देगी, आपको अप्लाई करना पड़ता है और 15 दिन के अंदर सरकार आपको काम देती है। वो कोई भी काम हो सकता है, ये नहीं आपको ऑफिस में ही जॉब दी जाएगी, आपके लेवल का कोई भी काम हो सकता है, बस आपको रोज़गार दिया जाएगा। वो कूड़ा उठाना हो सकता है, मजदूरी हो सकता है, कोई ऊंची जॉब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरकार आपको काम देगी। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। नंबर 2, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। जैसे सरकार राष्ट्रीय काम कराती है, जैसे स्कूल बनवाना है, ऐसे जो सरकारी काम होते हैं, और उसके बदले आपको पैसे नहीं दिए जाते, सीधा खाना दिया जाता है, अनाज वगैरह दिया जाता है। नंबर 3, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। नंबर 4, 1995 में ग्रामीण रोजगार सृजन। नंबर 5, 1999 में स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना और सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसी प्रकार की योजनाएं अब भी बनाई जाती रहती हैं, लेकिन वो सब आखिर काम क्यों नहीं करती? पहला तो गरीबों का अनपढ़ होना, महिलाओं का अनपढ़ होना। महिलाओं के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो महिलाओं के काम आती नहीं है, वो अनपढ़ होती हैं ज़्यादातर, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, तो वो योजनाएं काम ही कहाँ से करेंगी। गरीबों के लिए जो बनाई जाती हैं वो भी ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं, तो योजना उन तक पहुँच ही नहीं पाती, और हमारे देश में करप्शन इतना ज़्यादा है कि योजना उन तक वैसे भी नहीं पहुँच पाती।
तो हमारे पास जो चुनौतियां हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी चुनौतियां कौन सी आती हैं कि तब भी गरीबी क्यों दूर नहीं हो पाती? उपाय भी पता है, कारण भी पता है। सबसे पहला महिलाओं का अनपढ़ होना, दूसरा कम उम्र में शादी होना, शादी जल्दी बच्चे जल्दी, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। उसके बाद जाति, लिंग और धर्म के आधार पर एक लड़की है एक लड़का है, ठीक है। अब लड़का पढ़ना नहीं चाहता, लड़की पढ़ना चाहती है, तो उसको पढ़ाया नहीं जाएगा, लड़के को पढ़ाया जाएगा, उसको इंजीनियर बनाया जाएगा। वो इंजीनियर बनना नहीं चाहता, वो जाना चाहता है बॉलीवुड में, लेकिन उसको इंजीनियर बनाएंगे। ऐसा इंजीनियर क्या देश का क्या करेगा देश का, मतलब। तो मैं सभी लड़कों को नहीं कह रही, ना ही सभी लड़कियों को कह रही, मैं एक बात कह रही हूँ। ऐसे ही धर्म के नाम पर बहुत से लोगों को पीछे कर दिया जाता है देश में, ऐसे ही जाति के नाम पर बहुत सारे लोगों को पीछे कर दिया जाता है। तो ये इतना सब कुछ जो है, इसलिए गरीबी नहीं मिटती, क्योंकि बहुत सारे टैलेंटेड लोग धर्म, जाति और लिंग के नाम पे पीछे ही रह जाते हैं, ठीक है। ज़बरदस्ती कुछ लोगों को आगे लाया जाता है। उसके बाद एक और कारण है हमारे पास बाल श्रम। छोटे बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है। उस टाइम तो वो बड़े खुशी खुशी लग जाते हैं कि पैसा आएगा घर में, खेल कूद के वो कर लेते हैं, लेकिन उसी काम में उनकी एक तो पढ़ाई बेकार हो जाती है, उनका बचपन बेकार हो जाता है, वो एक अच्छे नागरिक भी नहीं बन पाते बड़े होके, क्योंकि उनका बचपन ही बेकार हो जाता है, पढ़ाई बेकार हो जाती है, तो वो वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड से हो जाते हैं। तो ये सारे कारण हैं, ये सब चुनौतियाँ हैं हमारे पास, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक किया कीजिए। लाइक नहीं करते हो आप, यूट्यूब को कैसे पता चलेगा कि वीडियो अच्छी है या बुरी है? हाँ, बुरी लगेगी तो डिसलाइक ज़रूर कर दोगे यार, लाइक किया करो। अगर कोई भी टॉपिक है या किसी वर्ड का मीनिंग जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं बता दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।